गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि अंटार्कटिका में भारत के कितने अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। तो देखिए 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं वर्तमान में भारत के, जो कि सबसे पहला जो बना था 1983 में बना था, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। दूसरा देखा जाए 1989 में बना था, जिसका नाम है मैत्री। और तीसरा जो है भारती, जो कि 2012 में बनाया गया था। ये भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में। और वहीं अगर बात किया जाए दक्षिण गंगोत्री की, तो इसकी वर्तमान में स्थिति काफ़ी दुर्बल हो गई है और यह सिर्फ एक आपूर्ति स्टेशन बनकर के रह गया है। बाकी वर्तमान में जो कार्यरत स्टेशन है वो है मैत्री और भारती। और इस वर्ष 2021 का जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रीलिम्स में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वहीं अगर हमने बात किया था अंटार्कटिका संधि के बारे में, मैंने आपसे पूछा था, तो ये संधि 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में इसमें 53 दल शामिल हैं। और अंटार्कटिका संधि सचिवालय का जो मुख्यालय है वो ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स में इसका जो है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं अंटार्कटिका के अनुसंधान स्टेशन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न ना सिर्फ करंट बेस्ड है, बल्कि आपके स्टैटिक्स यानी कि हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जब पढ़िएगा तो सिर्फ करंट को ही ध्यान में नहीं, अपने हिस्ट्री की बुक भी खोलिएगा और इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उसको जरूर देख लीजिएगा। आते हैं प्रश्न। ये प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा पाल दधौ नरसंहार किस आंदोलन से संबंधित है? कूका आंदोलन, एकी आंदोलन, रामोसी आंदोलन या फिर तैभागा आंदोलन? करेक्ट आंसर इज बी, एक ही आंदोलन से संबंधित है पाल दधौ नरसंहार। आइए देखते हैं इस नरसंहार के बारे में क्यों है ये चर्चा में। तो देखा जाए इस नरसंहार यानी कि पाल दाधौ नरसंहार को 100 वर्ष पूरे हो गए और यह नरसंहार 7 मार्च 1922 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साबरकांठा जिले के पाल चितरिया और दधवाव गांव में हुआ था, जो कि तत्कालीन यानी कि उस समय 1922 में ईदार राज्य का हिस्सा था। और ईदार राज्य वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाल दाधौ नरसंहार जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, 1922 में हुआ था, 2022 में उससे 100 वर्ष पूरा किया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में संबंधित है। गुजरात में ये नरसंहार हुआ था किसानों के द्वारा जो आंदोलन हुआ था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजों ने इसका नरसंहार किया था। जैसा कि आपको पता है उस समय बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जनजातीय आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे। और इस सब के सबसे ज़्यादा जो कारण हुआ करता था वो सबसे प्रमुख कारण होता था भू राजस्व। जो उस समय तत्कालीन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज का शासन था और जो उस समय के सामंत थे, वो किसानों के ऊपर बहुत बड़े बहुत ज़्यादा भू राजस्व कर लगाते हैं। उन्होंने लगान लगाया और जिसके विरोध में किसानों ने ये आंदोलन किया और फिर ये नरसंहार हुआ था। यानी 7 मार्च 1922 को अमल की एकादशी थी, जो आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार था, जो होली के ठीक पहले आते हैं। इस पूरे जो ये आंदोलन था उसका नेतृत्व देखिए मोतीलाल तेजावत ने किया था। उनके नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में पाल दधौ और चितरिया के ग्रामीण इहीर नदी के तट पर एकत्र हुए थे। मोतीलाल तेजावत के आदेश पर करीब 2000 भील विद्रोह कर रहे थे और कर देने से इनकार कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे किसानों पर जो लगाया गया भू राजस्व कर था उसी के विरोध में ये आंदोलन हो रहा था और इस आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत कर रहे थे। और इन्होंने किसानों को देखिए एहीर नदी पर बुलाया, एकत्र किया और फिर आंदोलन कर रहे थे। मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग ऑफिसर ने अपने आदमियों को आदिवासियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक है, जब वो विद्रोह कर रहे थे तो यहाँ के जो ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर मेवाड़ भील कोर के, इन्होंने इन आदिवासियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया। और फिर चूंकि ब्रिटिश सरकार बताती है कि इस आंदोलन में जो गोली चलाई गई थी उसमें सिर्फ 22 लोग मरे थे, लेकिन जो भील लोगों का दावा है कि इसमें जो नरसंहार हुआ था उसमें लगभग 1200 लोग जो है अधिक मारे गए थे, 1200 लोगों से। वर्ष 2003 की बात करें तो गुजरात सरकार ने इस नरसंहार स्थल पर मोतीलाल तेजावत का स्मारक बनवाया था, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये नाम ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष
जो कि गणतंत्र दिवस वर्ष 2022 का था, उसमें जो परेड निकली थी गुजरात की, गुजरात झांकी में पाल दाधव हत्याकांड को भी दिखाया गया था। इसलिए ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ना सिर्फ आपके करंट के बल्कि स्टैटिक्स के भी। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कूका आंदोलन, रामोसी आंदोलन और तेभागा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, देखिए मैं आपसे पहले ही बता दे रही हूँ, यहाँ से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका जैसे जितने भी किसान आंदोलन हुए थे, जितने जनजातीय आंदोलन हुए थे, महत्वपूर्ण आंदोलनों को याद कर लीजिए। ये आंदोलन किस वर्ष हुए थे, इसका नेतृत्व किसने किया था, कहाँ पे हुए थे, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, और लगभग एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है। रट डालिए जितना रट सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इडाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवाशीष पांडे, अजीत सिंह, अंकुर उपाध्याय या फिर विनोद पांडे। करेक्ट आंसर इज ए, देवाशीष पांडे को इडाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देवाशीष पांडे को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये पूर्व में देखिए वित्त सेवा सचिव थे। अगर हम इडाई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट फैक्ट्स था, नियुक्तियों से भी प्रश्न आता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है कि कैटलीन नोवाक निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। बेलारूस की, अजरबैजान की, हंगरी की या फिर तुर्की की। करेक्ट आंसर इज सी है, हंगरी की ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, कैटलीन नोवाक। ठीक है, तो हंगरी की संसद ने परिवार और युवा मामलों की राज्य सचिव कैटलीन नोवाक को देश का नया राष्ट्रपति चुना है, और यह पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। ध्यान रखिएगा, कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक की बात करें तो इन्होंने वर्तमान जेनोस एडर का पद ग्रहण करेंगी ये, जो कि मई 2022 में अपने राष्ट्रपति पद का जो राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त करेंगे। तो वर्तमान में जो है वहाँ के हंगरी के राष्ट्रपति कौन है, जेनोस एडर है, जिनका कार्यकाल मई 2022 में पूरा होगा। उसके बाद कैटलीन नोवाक जो है हंगरी की राष्ट्रपति बनेंगी, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति होंगी हंगरी की। हंगरी की बात करें तो देखिए, हंगरी जो कि एक कंट्री है यूरोप का, और पूरी तरीके से ये लैंडलॉक कंट्री है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हम हंगरी की बाउंड्रीज की बात करें कि किन किन देशों से ये अपनी सीमा को जो है साझा करता है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और ये देखिए स्लोवाकिया से, रोमेनिया से, सर्बिया से, और यहाँ पे देखा जाए तो क्रोएशिया से, और स्लोवेनिया से, ऑस्ट्रिया से जो है ये अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, ये चीज़ पूरी तरीके से ये लैंडलॉक कंट्री है, और यहाँ पे देखिए यूक्रेन से भी ये अपनी सीमा को साझा करता है हंगरी। ठीक है, इसलिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय हंगरी। देखिए इस समय जो यूक्रेन है, चूँकि यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन की लोकेशन और रसिया की लोकेशन प्रॉपर से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे जो है इनकी सीमाएं लगती हैं, किन किन देशों से लगती है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो देखा जाए कौन कौन से, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, ठीक है, क्रोएशिया, यहाँ पे स्लोवानिया और ऑस्ट्रिया से ये अपनी सीमा को साझा करता है। हंगरी की जो मुद्रा है हंगेरियन फोरेंट है, और यहाँ के देखिए इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, विक्टर ऑर्बन है, और अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो जेनस एडर है, और अभी मई में जो कि कैटलीन नोवाक हो जाएंगी यहाँ की राष्ट्रपति। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहल हाउस यानी फिर किस बैंक ने पहल चलाई है जिसका नाम है हाउस वर्क इज वर्क। ठीक है, हाउस वर्क इज वर्क जो है पहल चलाया गया किस बैंक के द्वारा, ICICI के द्वारा, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा या फिर एक्सिस बैंक के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी, एक्सिस बैंक के द्वारा ये पहल चलाई गई है, हाउस वर्क इज अ वर्क। देखते हैं क्या ये पहल, तो जितने भी देखिए शहरों में जो शिक्षित महिलाएं हैं, उन शिक्षित महिलाओं के कार्यबल में कम भागीदारी के मद्देनजर एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नामक पहल की शुरुआत करें। देखेंगे शहरों में जो महिलाएं काफ़ी शिक्षित होती हैं, लेकिन उनका कार्यबल जो है, उनके कार्यबल में काफ़ी ज़्यादा भागीदारी कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़े, ये वर्किंग क्लास में आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज अ वर्क नामक एक पहल चलाई है। इस पहल का उद्देश्य देखिए उन महिलाओं को अवसर देना है जो पेशेवर क्षेत्र में फिर से शामिल होना चाहती हैं। तो अगर कोई महिला है, शिक्षित है, और वो पेशेवर क्षेत्र में फिर से शामिल होना चाहती है, फिर से कार्य करना चाहती है, वर्किंग क्लास में आना चाहती है, तो उसको अवसर दिया जाएगा इस पहल के तहत जो कि एक्सिस बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है।
इस पहल के तहत महिलाओं को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि वे रोजगार योग्य हैं, उनके पास कौशल है, वो एक बैंक के विभिन्न नौकरी की भूमिका में फिट हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको एक तरीके से एक्सिस बैंक के द्वारा जो है जॉब को ऑफर किया जाएगा उनकी कुशलता के आधार पे। ठीक है, उन्हें बताया जा रहा है कि आपके पास सारे वो कौशल हैं, आप रोजगार योग्य हैं और आप आकर के वर्क कर सकती हैं। तो ये जो काम है हाउस वर्क इज अ वर्क, ये कार्य किया जा रहा है, ये पहल चलाई जा रही है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कायाकल्प प्रकल्प नामक योजना शुरू की गई है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर सिक्किम? करेक्ट आंसर सी है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चा यानी कि चाय श्रमिक काया कल्याण प्रकल्प नामक योजना शुरू किया गया है। वर्कर्स, ये जो टी वर्कर्स है वेलफेयर प्रोजेक्ट स्कीम शुरू की गई है। तो त्रिपुरा सरकार ने वहाँ पे जितने भी जो लगभग 7,500 या फिर 7,000 से जो अधिक चाय बागान श्रमिक हैं उनके सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष प्रकार की योजना का घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? त्रिपुरा सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो है जो भी लाभार्थी होंगे उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा, राशन उपलब्ध कराएगा और भी जो अन्य वित्तीय सहायता है ऐसी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। किनको? ये जो चाय बागान से संबंधित जो श्रमिक होंगे उनके लिए। ठीक है, योजना को शुरू करने के पीछे त्रिपुरा सरकार का देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो राज्य बागान श्रमिक हैं उनके जीवन के स्तर को सुधारना और ऊपर उठाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम त्रिपुरा में चाय उत्पादन का क्षेत्र देखें कि कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है, तो त्रिपुरा के उत्तर में सिपाहीजला उनकोटी में, ठीक है, पश्चिमी त्रिपुरा जिले में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। ये देखिए आपके सामने मैप खुला है नॉर्थ ईस्ट का, चूंकि 7 सिस्टर्स में से एक है त्रिपुरा। त्रिपुरा देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसकी राजधानी क्या है? अगरतला, और इसकी राजधानी जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, यानी कि त्रिपुरा जो है पूरी तरीके से बांग्लादेश से लग रहा है। त्रिपुरा की अगर हम सीमाओं को देखें तो ये 2 राज्यों और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। एक तो असम है, दूसरा देखा जाए मिजोरम है और बांग्लादेश से ये अपनी तीनों तरफ से सीमाओं को साझा कर रहा है। और इसकी जो राजधानी अगरतला है वो इसके बॉर्डर पे है। यहाँ के मुख्यमंत्री देखें बिप्लव कुमार देव हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये देखिए 7 सिस्टर्स में से एक है, ध्यान रखिएगा। चूंकि यहाँ पे हम चाय की बात कर रहे हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि चाय उत्पादन में कौन सा देश, ठीक है, सबसे आगे है, ठीक है, चाय का उत्पादन करने में। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। एक बार प्रश्न आया था यूपी पीसीएस में ही, आई थिंक आया था पीटी में, तो कंट्री पूछा था और वो कंट्री सीक्वेंस में पूछा था कि पहले स्थान पे कौन सा है, दूसरे स्थान पे कौन सा, तीसरे स्थान पे कौन सा है। तो कम से कम किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन में कोई राज्य है, कोई देश है, तो कम से कम 3 तो आप याद रखा करिए सीक्वेंस में। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले वाला ट्रेंड क्या है कि पहला स्थान कौन सा है, अब ये पूछा जाता है पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा है। तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कभी भी कुछ लर्न करिए तो कम से कम उसका 3 जो है पार्ट जरूर याद करिए। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आमा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर बिहार? करेक्ट आंसर इज ए, सिक्किम सरकार ने आमा और बहिनी योजना यानी कि अम्मा और बहन जो योजना है वो शुरू किया गया सिक्किम के द्वारा। तो सिक्किम सरकार ने जितने भी राज्य में जो गैर कामकाजी माताएं हैं यानी कि जो काम नहीं करती हैं उन माताओं के लिए और जो छात्र हैं उनके लिए आमा और बहन योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनको सरकार की तरफ से 20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, ठीक है, वित्तीय सहायता। और जो छात्राएं हैं जो कक्षा 9 से या उससे ऊपर की छात्राएं हैं उनको सरकार की तरफ से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। इस समय देखा जाए जो वहाँ पर राज्य में लगभग 18,000 जो छात्राएं हैं वो कक्षा 9 से अधिक यानी कि क्लास 9 से ऊपर हैं, पढ़ रही हैं। और इसके लिए राज्य सरकार ने स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन लगाने का, माहवारी में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाने की भी योजना बनाई है वहाँ की सरकार ने, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अम्मा और बहिनी योजना शुरू किया गया है सिक्किम सरकार के द्वारा। अम्मा जो कि गैर कामकाजी माताओं के लिए है उन्हें 20,000 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और बहिनी योजना के तहत जो वहाँ पे छात्राएं हैं जो क्लास 9th की या तो फिर उससे ऊपर की हैं उनको सरकार की तरफ से सैनिटरी नैपकिन जो है मुफ्त में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम जो है
इसकी राजधानी गंगटोक है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये चीज़ आप मुझे बताएं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या फिर महाराष्ट्र है? करेक्ट आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे रहा है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पे, और ये दूसरा वर्ष ऐसा रहा है। तो दिल्ली में स्थित है ये थिंक टैंक जिसका नाम है स्कॉच ग्रुप और इसने वर्ष 2021 का रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड। इस रिपोर्ट में देखा जाए जितने भी राज्य हैं, फिर राज्य के अंतर्गत जिले और जिले में देखा जाए नगर पालिका स्तर पे जितनी भी जो परियोजनाएं चलती हैं उन परियोजनाओं में राज्यों का कैसा प्रदर्शन रहा है, जिले स्तर पे कैसा प्रदर्शन रहा है और ना सिर्फ जिले बल्कि नगर पालिकाओं के स्तर पे कैसा प्रदर्शन रहा है, उसके अनुसार रैंकिंग प्रदान की जाती है जिसमें जो है लगातार दूसरी वर्ष जो है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे रहा है। यानी कि पिछले वर्ष भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे था, इस वर्ष भी वो पहले स्थान पे है और स्टार राज्य श्रेणी में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान हासिल किया आंध्र प्रदेश ने। वही दूसरे स्थान पे बात करें तो पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पे उड़ीसा है, चौथे स्थान की बात करें तो गुजरात है और पांचवें स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक है, वहीं अगर हम छठवें स्थान की बात करें तो देखिए इस वर्ष तेलंगाना ने काफ़ी अच्छा सुधार किया और इस सुधार के साथ उसने छठवां स्थान हासिल किया है और प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में उसने प्रवेश किया है। देखिए यहाँ पे जो ये जो रिपोर्ट है वर्ष 2021 में वो देखा जाए कृषि, व्यवसाय करने में आसानी, वित्तीय और राजस्व, बिजली और ऊर्जा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा, शहरी विकास और जल पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस रिपोर्ट में 2021 में। ठीक है, ये देखिए आपके सामने स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड है 2021 का। पहला स्थान हम लोगों ने आंध्र प्रदेश देखा, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना और ये देखिए सातवें स्थान पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अपना उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर आठवें स्थान पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश, नौवें स्थान पे असम और फिर हिमाचल प्रदेश। कम से कम 10 याद रखिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का स्पेशली ठीक है 7वां स्थान इसको मिला है। ये आपकी रिपोर्ट है। और चूंकि हम स्कॉच समूह के बारे में देखें तो स्कॉच समूह जो है समूह की कंपनियों में स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, स्कॉच मीडिया और स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन शामिल है। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो समीर कोचर जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आप अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा? करेक्ट आंसर इज डी है, हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो अभी हाल फिलहाल में हरियाणा राज्य विधानसभा में बजट पेश किया गया और बजट पेश करने के दौरान ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए और उनकी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की। इस पुरस्कार के तहत जो प्रतियोगी होगा या फिर जो पुरस्कार जिसको दिया जाएगा उसको 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा और उसी के साथ एक प्रशस्ति भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर हम सुषमा स्वराज की बात करें तो सुषमा स्वराज सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के साथ साथ एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थी। वो भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ सदस्य थी और इन्होंने देखा जाए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, यानी कि जो पहला कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का वर्ष 2014 से लेकर के 2019 के, उस दौरान ये भारत की विदेश मंत्री के भी रूप में कार्य थी। और ध्यान रखिएगा ये दूसरी जो है महिला विदेश मंत्री थी। और इसके पहले देखा जाए इंदिरा गांधी, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पहली जो है विदेश मंत्री कौन थी, पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। दूसरी तो कौन थी, ये आपकी सुषमा स्वराज थी। कार्यकाल भी ध्यान रखिएगा 2014 से लेकर के 2019 के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न कि किस सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला उसके पहले ये देख लेते हैं हरियाणा, जिसकी राजधानी देखिए चंडीगढ़, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका देखिए नाम बंडारू दत्तात्रेय है और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर लॉन्च किया है? विद्युत मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने या फिर गृह मंत्रालय ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विद्युत मंत्रालय ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर स्टार्ट किया है। ठीक है, लॉन्च किया है। इसके बारे में
ये तो यहाँ पे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है। ये पार्क जो है, ये जो सेंटर है, ये मानेसर यानी कि हरियाणा में पावर ग्रिड सेंटर के भीतर स्थित वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर्स केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह पहल स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के नवाचार, उद्यमिता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक होगी। यह पावर ग्रिड द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समर्थन से फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और उन्नति के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और ये सेंटर मानेसर यानी कि हरियाणा में स्थापित किया गया है। ठीक है, आते हैं अपने अंतिम प्रश्न में, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, और दूसरा देखिए पुरस्कार कौन सा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, विद्युत मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर इज बी है। केंद्र यहाँ पे श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, और वहीं देखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जो है वर्ष 2017, वर्ष 2018, 19 और 20 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान प्रदान किया है। श्रम रोजगार मंत्रालय देखा 1965 से विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, और साथ ही साथ 1983 से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान कर रही है। ठीक है, तब से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के मामले में, तो प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए कुल 96 पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की बात करें तो इस मामले में कुल 141 पुरस्कार, जिसमें 28 जो है 80 विजेता हैं और 61 जो है उपविजेता, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया इस वर्ष का। ठीक है, तो इस तरीके से था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि एक ही आंदोलन किस वर्ष हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, साथ ही साथ स्थान बताइए, इस आंदोलन का स्थान, प्रमुख स्थान कौन सा था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और मैंने जैसा बोला, जितने भी किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर एक बनता है, बिल्कुल एक फिक्स प्रश्न है, हर तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी कुछ फ़ायदा नहीं है, ना तो आप लाइक करते हैं, ना तो आप शेयर करते हैं, ना तो आप सब्सक्राइब करते हैं, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है मेरे ये रोज़ रोज़ बोलने का। बाकी सब कुछ मैंने अब आप पे छोड़ दिया है कि आप देखते हैं मेरा कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।